नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज हम एक ऐसे नेता से बात करेंगे कि जिन्होंने लंबा सफर जो है कांग्रेस के साथ जिया है, कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती समय दिया। लगभग 27 साल का, अगर मुझे जहां तक ध्यान है कि इन्होंने 27 साल से ज़्यादा का जो है समय कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए न्यौछावर हो और वहां से आपको कुछ कभी नहीं मिले तो दिल दुखता है। ऐसा अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में मेरे साथ हैं मदन एचरा जी, जिन्होंने कांग्रेस के साथ, मैंने कहा ना कि लंबा सफर जिया है। आज इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे कि इनके मन में जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराजगी है या किसी से पर्सनल ऐसी नाराजगी रही है, या इनका जो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि आज हम फुलेरा में हैं और फुलेरा में जहां तक मैं सुनती आई हूं लोगों से कि बीजेपी का दबदबा है। तो क्यों है बीजेपी का यहाँ दबदबा, कौन सी राजनीति यहाँ चल रही है, कैसे जो है कांग्रेस यहाँ पर जो है सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है, तो वो सवाल जानेंगे आज मदन एचरा जी से। सबसे पहले तो उनका बहुत स्वागत करूंगी इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि बातें इतनी सारी हैं कि वो रुक नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार, हमारा समाचार चाहने वालों को मेरा नमस्कार। मदन जी, सीधा पहला सवाल तो यही पूछूंगी, आपकी जो विधानसभा है फुलेरा, काफ़ी नाम है इसका और हमारे पास बहुत सारी खबरें भी आती हैं फुलेरा से रिलेटेड। लेकिन जब मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो नाम तो बड़ा अच्छा खासा है कि फुलेरा विधानसभा संपन्न विधानसभा है, लेकिन छोटी छोटी खामियां नजर आ जाती है इस विधानसभा में। आप यहाँ के रहने वाले हैं, इसको बखूबी जानते हैं और जैसा मैंने आपके बारे में सुना है कि 27 साल लगभग आप कांग्रेस के साथ, 27 साल? जी बिल्कुल, 27 साल से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले आपके बारे में बात करेंगे, फिर आपके विधानसभा के बारे में हम बात करेंगे। NSUI से आपने शुरुआत की थी जी, कैसा सफर रहा था जब ये शुरुआत हुई? जब मैं फर्स्ट बार कॉलेज में गया पढ़ने के लिए जयपुर। ये कौन से सन की बात है? 96 में। 96 में, ठीक है। तो उस समय मैंने NSUI ज्वाइन की थी और 98 के अंदर मैं NSUI में पदाधिकारी हो गया था। उसके बाद मैं कांग्रेस सेवा दल में 2000 में ब्लॉक अध्यक्ष रहा फुलेरा से और फिर काफ़ी लंबे समय तक सेवा दल में रहे। फिर अभाव्यूह प्रकोष्ठ हुआ करता है कांग्रेस में, उसमें रहा मैं ब्लॉक अध्यक्ष। हाँ। फिर जिले में रहा, सेवा दल में वापस चला गया। फिर 2009 में हमने यूथ कांग्रेस चुनाव लड़ा और 2013 में फिर हम यूथ कांग्रेस चुनाव में लड़ा। फिर मैं उपाध्यक्ष से प्रदेश सचिव, फिर प्रदेश महासचिव और कई जिलों में ऑब्जर्वर रहा, मैं प्रभारी रहा हूँ और बहुत ही संघर्ष में हमारा ये सफर रहा। और आदरणीय अशोक चांदना जी के साथ में हमने मिलकर कांग्रेस के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और यूथ कांग्रेस को एक नई ऊंचाइयां अशोक चांदना जी के नेतृत्व में मिली। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर आई और एक नया मार्गदर्शन हमें अशोक चांदना जी के नेतृत्व मिला। अच्छा, मतलब अशोक जी भी उस समय संघर्ष कर रहे थे या जो है वो राजनीति में आ चुके थे? नहीं, अशोक चांदना जी 2009 में आए थे। अच्छा। पहले जिला परिषद का चुनाव लड़े, फिर यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़े। 96 से हाँ। तो फिर वो जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर 2013 में हम एक साथ मिलकर अशोक चांदना जी के सपोर्ट में रहे और भगवान के आशीर्वाद से अध्यक्ष बन गए अशोक चांदना जी 2013 से 2020 का जो हमारा बेस था वो राजस्थान का एक स्वर्णिम युग था यूथ कांग्रेस का। ऐसा युग मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से आएगा और न कभी पहले आया। इस बेस में जो यूथ कांग्रेस के लीडर निकल गए, आज कम से कम 55-56 लीडर ऐसे हैं जो PCC के अंदर सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं। 10 या 11 लोग ऐसे हैं जो जिलों में अभी अध्यक्ष बने हैं यूथ कांग्रेस से, हमारे बेच के। तो आने वाले वक्त में ये बहुत ही एक शानदार लीडरशिप जो डेवलप अशोक चांदना जी के नेतृत्व में हुई है, वो आने वाले वक्त में 100 से अधिक विधायक निकल के आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मदन जी कि जब आपने शुरुआत की NSUI के साथ, तो कभी ऐसा मन हुआ था कि मुझे भी भाई MLA बनना है या अपने गांव का सरपंच बनना है? पहली तो उम्मीद यही होती है कि सरपंच बन जाऊं या ऐसा कभी लगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मेरा मन में कांग्रेस से शुरू से लगाव था, प्यार था और कांग्रेस से लगाव होने की वजह से चलो काम करना शुरू किया हमने और धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर अशोक चांदना जी के अध्यक्ष बनने के बाद मेरे एक मित्र हुआ करते जैतारण से, मोहब्बत सिंह जी निमोल ठाकुर साहब है जैतारण के, वो अभी दिवंगत हो गए
हमारे साथी थे, वो मेरे गुरु भी रहे हैं। उन्होंने मेरे अंदर एक भावना जगाई कि नहीं, आप इतनी मेहनती है और अच्छे वक्त है, बोलते हैं डेडिकेटेड कांग्रेस के प्रति, तो आपको एमएलए की तैयारी करना चाहिए। फिर चांदना जी से हमने बैठकर मीटिंग की, तो उन्होंने हरी झंडी दे दी कि क्यों नहीं, बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप डिजर्विंग हो। उसके बाद में मैंने एमएलए के लिए बतौर तैयारी की, और मेरी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव ढंढ-ढंढ में हम घूमते रहे, टीमें बनाई और बूथ लेवल पर हमने एक मजबूत टीमें खड़ी की। क्योंकि उस समय हमारे फुलेरा के अंदर 2013 में डॉक्टर बजरंग कगराला जी हारने के बाद वापस वो यूनिटी चले गए थे, क्योंकि एक साथ फिर वो चुनाव लड़के फिर चले गए, तो कांग्रेस बिल्कुल खाली हो गई थी फुलेरा में। और खाली होने की वजह से यहाँ कोई दही-दोरी नहीं था। ऐसी स्थिति में यूथ कांग्रेस में धनजी नौदल और हमने मिलकर कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान की, और रेनवाल और सांबर में हमने छोटे छोटे आंदोलन किए, और उन्हीं आंदोलन के माध्यम से हमने कांग्रेस को वापस इकट्ठा किया, जगाया, और गांव-गांव ढंढ जाकर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और एक नई टीम हमने डेवलप की, जिसका फायदा 2018 में विद्याधर जी को टिकट मिला। तो उनको बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वो कुछ वोटों से हार गए थे, तो ये उन्हीं का फल था। एक बात बताइए, आप जब अभी फिलहाल विद्याधर जी है यहाँ से एमएलए, ऐसा कभी बुरा नहीं लगा कि 27 साल मेहनत की आपने, मतलब 1996 से लेकर आज 2023 की बात करूँ, 2023 तक आपने इतनी मेहनत करी, उसके बाद एक थर्ड व्यक्ति को जो टिकट मिल जाता है, और रात तक आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा ही नाम आएगा टिकट में, मैं ही जो है कल टिकट पर काबिज हो जाऊंगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, नाराजगी जाहिर तौर पर रही होगी, रही इस नाराजगी? मैडम देखो, कोई व्यक्ति अगर ग्रास रूट में मेहनत करता है और उसका फल नहीं मिलता है, फल कर कहीं और चला जाता है, जो व्यक्ति परासूट से आता है अचानक ही, और बिना कोई काम किए पार्टी में उनको टिकट मिलता है, तो फिर दुख तो होता ही है। मैंने 2013 में टिकट मांगा, 18 में टिकट मांगा, और 23 में टिकट मांगा, लेकिन अब तीनों बार टिकट नहीं मिला। 3 बार टिकट नहीं मिला। 18 में विद्याधर जी को मिला, फिर कुछ वोटों से हार गए। मतलब ये हो सकता है विद्याधर जी से ज्यादा नजदीकियां रही होंगी किसी नेता की? नहीं, वो देखो, उनके पृष्ठभूमि पॉलिटिकल थी, किसान परिवार से वो आते हैं, और डॉक्टर हरि सिंह जी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करता था, तो उनके बेटे होने के फायदे उनको मिले हैं। दिल्ली में, राजस्थान में उनकी बहुत जड़ें गहरी थी, मजबूत थी, और हमारे तो बाप दादा ही सरपंच वार्ड नहीं रहे, तो हमें तो कहाँ से मिलना था। हम 100% एफर्ट दे रहे थे, वो 1% एफर्ट में ही टिकट ले गए, तो दुख हुआ। लेकिन देखिए, मेरी आस्था कांग्रेस में रही है हमेशा। जो हाईकमान ने जिनको टिकट दिए, हमने पूरी ताकत से हमने हमारी पार्टी के साथ लगे काम किया, और इस बार वो जीत गए। जनता का धन्यवाद इसके लिए, और आज हम सब एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और विद्याधर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। दुख तो होता ही है, लेकिन फिर आगे और हम आगे लगाएंगे हमारा एफर्ट। मदन जी, 3 बार आपका टिकट काटा, जब उनका नाम आया विद्याधर जी का कि 23 में भाई उनको ही टिकट मिलेगा, तो आपने किसी को कहने की कोशिश की हो, अपनी बात किसी नेता मंत्री तक पहुंचाई हो, या कांग्रेस के किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो? ऐसा रहा कभी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल रहा। मैंने देखिए, मेरे नेता आदरणीय अशोक चांदना जी हैं, जिनको मैं मेरा नेता मानता हूँ, और अशोक चांदना जी से जब मैंने सारी बातें की, उन्होंने मेरे टिकट के लिए बहुत भरपूर प्रयास किया है, और विद्याधर जी और मेरे में ही लास्ट डॉक्यूमेंट में 2 का नाम था, और अच्छा खासा हमारे बीच में हुआ। तो अशोक चांदना जी की ही बदौलत मैं उस रेस में वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो चांदना जी से जब मैंने दरमियान बात की कि टिकट नहीं मिलने के बाद मैं मायूस हो गया था, हताश हो गया था, तो उन्होंने नहीं बोले, अभी आपकी उम्र है और आपको पार्टी के साथ काम करके आगे बढ़ाना पार्टी को। तो मैं मेरे नेता की गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, और वो जो लाइन खींच देते मेरे लिए भगवान की तरह है। और ये तो अगर आपको टिकट मिल जाता तो यंग एज में तो आप भी बहुत अच्छे काम कर सकते, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ ना, तो मदन जी कांग्रेस में ना बहुत यूथ है जो नए हैं। हम रामनिवास गावड़िया जी की बात कर ले, या फिर उधर बात कर ले, मुकेश जी रहे, काफी सारे ऐसे हैं, या हनुमानगढ़ वाले विधायक रहे, ऐसे ये तो यूथ है, फिर क्यों नहीं टिकट मिला आपको? कौन से अंतर कल है? देखिए,
या आपको क्या लगता है कि आपके टिकट कटने का क्या कारण हो सकता है? किस नेता को दोषी मानते हैं? देखिए, मैं दोष तो किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मूल कारण क्या होता है, जैसे गांव में एक तो सरपंच होता है, उनका पुत्र जब सरपंच का चुनाव लड़ता है तो जनता ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेती है उनको, कनेक्टिविटी हो जाती है, कनेक्टिविटी रहती है। और एक नया लड़का जो उनसे ज्यादा पोटेंशियल होता है और वो डिजर्विंग होता है, लेकिन खूब मेहनत करने के बावजूद भी वो सरपंच नहीं बन पाता है। इसका मूल कारण यही है कि उसको एक लंबा सफर तय करके जनता में अपना एक विश्वास जगाना पड़ता है। तो पृष्ठभूमि जो होती है ना, वो आगे आती है। और बाकी जो बड़ा लीडर होता है और उनकी पृष्ठभूमि शुरू से ही पॉलिटिकल रही है, तो उनकी पकड़ बड़े नेताओं में होती है। और बड़े नेता कभी मैच फिक्स कर लेते हैं कि वहाँ टिकट आपको और यहाँ मेरे को, और यहाँ चलो मैं आपकी वहाँ मदद कर देता हूँ। ऐसा होता है? मतलब हाँ, होता है, बिल्कुल होता है मैडम, कि तेरी सीट मेरे को दे दे, मेरी सीट तू ले ले। होता है, मिलते हैं सब बड़े लीडर। और जो मेरे जैसे पोटेंशियल और मेहनती लड़के हैं, राजस्थान में बहुत हजारों लड़के हैं जो मेहनती है, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और उस सब वो डिजर्विंग भी है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाता, बेचारे पूरी उम्र खो देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत पैटर्न भी है। ये 2028 की तैयारी है? बिल्कुल है मैडम। क्या तैयारी की? क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि लोग जल्दी से भरोसा नहीं जता पाते टिकट के मामले में, कि भाई इसने पहले वहाँ काम किया है, नहीं किया। अब आपका एक बहुत लंबा संघर्ष हो गया, अब लगता है कि जब 28 के चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आपको जो है टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? क्यों नहीं जताएगी? देखिए, कांग्रेस में अच्छे लोगों की संख्या अच्छी खासी है, और जो गेम खेलने वाले हैं उनकी भी है। कई बार क्या चालाकियां भारी पड़ जाती है अच्छे लोगों पर या अच्छाई पर। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वही सक्सेस होंगे, अच्छे लोगों के भी आगे आ रहे हैं, पार्टी ला रही है। और मुझे पूरा भरोसा पार्टी पर, मेरे नेता अशोक चांदना जी पर, कि मुझे आगे बढ़ाएंगे, इस बार 2028 में मुझे टिकट दिलाएंगे। अच्छा, बार बार अशोक चांदना जी का जिक्र हो रहा है, मुझे बताइए कि अशोक चांदना जी की ऐसी कौन सी खूबी जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको अच्छी लगती हो, इसीलिए भाई ये मेरा पसंदीदा नेता? अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, सचिन पायलट हो गए, अशोक गहलोत हो गए, इवन आजकल तो डोटासरा जी का गमछा चल रहा है। आपको अशोक चांदना जी क्यों पसंद है? देखिए, अशोक चांदना जी बिल्कुल धरातल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अशोक चांदना जी डायनेमिक लीडर है। उनमें एक आकर्षण है, जैसे हम लोग जाते हैं ना और हताश होते हैं या कहीं से कहीं टूटे हुए होते हैं अंदर से, उन पे नजर पड़ते ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, फिर उनकी गाइडलाइन बड़ी अच्छी होती है, वो हमें टूटने नहीं देते हैं, हमें साथ रखते हैं, हमें गले लगाते हैं, और हमें पूरी इज्जत मिलती है सभी कार्यकर्ताओं को। तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो दूरदर्शी है, मतलब दूर का देख लेते हैं। बिल्कुल दूरदर्शी है, और अपने कार्यकर्ताओं को पूरे भाई की तरह रखते हैं, पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वो अपने साथ रखते हैं। तो ये क्वालिटी मुझे नहीं, मेरे यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता उस बैच के रहे हैं, सभी को भाती है। और जो एक बार मिल लेता है वो उनको छोड़ के नहीं जाता, ये क्वालिटी है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से विद्याधर सिंह और निर्मल कुमावत बीजेपी के, और मैंने ये सुना कि बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है, तो जब आपको टिकट काटा गया तो आपको ऐसा मन में आया था कि भाई मैं कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं करूँगा यहाँ पे? नहीं, मेरे मन में 1% भी नहीं है। देखिए, माइंडसेट हमारा यही था कि हम प्रयास कर रहे हैं, टिकट मिल जाए, यही चाहते थे। क्योंकि मदन जी, स्थानीय नेता होता है, स्थानीय व्यक्ति होता है, वो अपने घर को, अपने गृह क्षेत्र को बारीकी से समझता है। आप यहाँ के हैं फुलेरा के, तो आपको बहुत अच्छे से फुलेरा के बारे में पता है कि फुलेरा में क्या नहीं है, क्या है। ये चीज़ें विद्याधर जी को नहीं पता होंगी। देखिए, मैं फुलेरा में, मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पले बड़े हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। मेरे सारे रिश्तेदार फुलेरा विधानसभा में हैं, मेरे दोस्त हैं सारे मेरी विधानसभा के हैं, और हमारी जन्मभूमि है, तो इससे लगाव हमारा एक अलग तरीका का है। तो यहाँ स्वाभाविक है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, खेले बड़े हैं, तो यहाँ की हर चीज़ को हम जानते हैं। फुलेरा की समस्याएं क्या है वो हमें पता है, अच्छाई क्या है वो हमें पता है। विद्याधर जी एक बिजनेसमैन रहे हैं, शानदार बिजनेसमैन है, अच्छे इंसान भी है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि पॉलिटिकल थी, उनके फादर का बहुत बड़ा नाम था, उनकी वजह से उनको टिकट मिला।
तो मायूसी तो हमें भी हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता था कि जो लोकलिटी में हम जैसे लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको पार्टी आगे बढ़ाएं, तो वो लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लंबे समय तक अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करेंगे। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में आपको जाना है तो आपके पीछे किसी दमदार आदमी का हाथ होना चाहिए, या किसी कोई आपके बाप दादा जो है वो पॉलिटिक्स में रहने चाहिए, ऐसा कह दूँ मैं, ऐसा मान लिया जाए फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उनके लिए आसान होता है। जैसे किसी का फादर आरएस है तो उसको आरएस लेवल तक जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जो किसान वर्ग से खेतों से निकलकर आरएस बनने का प्रयास करेंगे तो उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक है वही पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि उनको जमी जमी फील्डिंग मिल जाएगी, और हमें हमारे स्तर पर फील्डिंग लगानी पड़ेगी, हमें काफ़ी संघर्ष और समय लगता है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना नथिंग। आपने अपना गॉड फादर किसको मान लिया? अशोक चांदना जी को? आदरणीय अशोक चांदना जी। चांदना साहब सुन लीजिए, आपको अपना गॉड फादर बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन सी समस्याएं हैं जो फुलेरा की नजर आती दूर से देखने पर? मिट्टी का जिक्र कर रहे थे, आपकी मिट्टी धीरे धीरे सूखती जा रही है, पानी नहीं है, मैंने सुना है अभी यहाँ पे कि पानी की बड़ी समस्या है। जब पानी नहीं रहेगा तो जनता पिएगी क्या? देखिए, पानी की समस्या, यहाँ हमारा जो क्षेत्र है वो डार्क जोन में आ गया। जो पानी है भी वो खारा हो गया, और उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है, फ्लोराइड का पानी पीने से जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, उनमें उसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, कई बीमारियां पैदा होती है, जल्दी बुढ़ावा आ जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। दूसरा जो यहाँ है वो एजुकेशन की है। तीसरा जो क्षेत्र हमारा है वो है यहाँ की बेरोजगारी जो है। इंडस्ट्री की यहाँ स्थापना नहीं है, इंडस्ट्री न के बराबर ही है, ज़्यादा उनको डेवलप नहीं किया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे लोग यहीं रोजगार करेंगे, उनका प्लान नहीं होगा। रोज़ सुबह फुलेरा से बैठते हैं, हज़ारों की तादाद में जयपुर जाते हैं, शाम को वापस लौटते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, खाना बनाना, तैयार होना, फिर सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ना। तो ये चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब रोजगार का साधन नहीं है। तीसरा एक और है, हमारे जो सांबर वाला के आगे का जो क्षेत्र है, जिसको वाला क्षेत्र बोलते हैं, बहुत बड़ा भूभाग है। वहाँ जो बारिश के दिनों में क्या होता है, पूरा क्षेत्र भर जाता है पानी का, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोग खेतों में जा नहीं पाते हैं, सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, गांव से दूसरे गांव से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो एक उनको वो भी सोचने के लिए और करने के लिए ज़रूरी होता है। तो काफ़ी समस्याएं हैं, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको बताया है। कभी गहलोत साहब के साथ चर्चा नहीं हुई इन विषयों को लेकर? कभी उनके साथ बैठकर कभी बताया हो कि फुलेरा, नाम फुलेरा है लेकिन फुलेरा में जो है फल फूल नहीं रहे, कभी बताने की कोशिश की उनको? देखिए मैडम, फुलेरा में एशिया की सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते कि हम फुलेरा में जन्म हुआ, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय अशोक चांदना जी के बाद में अशोक गहलोत जी के युग में हम पैदा हुए हैं। ऐसे लीडर सदियों में एक होते हैं जो कार्यकर्ताओं को बहुत नज़दीकी से परखते हैं और उनको मान सम्मान तवज्जो देते हैं। उनको मिलने में दिक्कत नहीं होती। कांग्रेस में कई लीडर ऐसे होते हैं जिनको हम मिल नहीं पाते हैं सहजता से, ये बातें नहीं सुनते, मिल नहीं पाते पहले तो, मिलेंगे तब वो बातें सुनेंगे ना। दूर की बात है, सही बात है। तो ये 2 लीडर ऐसे हैं जिनसे में हम लोग कोई भी कार्यकर्ता इजीली मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो अशोक गहलोत साहब बहुत महान लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारा सौभाग्य है कि उनके इस युग में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, वापस अगर मौका मिल जाता है आपको तो किन मुद्दों को, वैसे तो ये बता दीजिए कि वापस तैयारी करने का प्लान है? 100% है, मतलब 28 की तैयारी है? बिल्कुल है। फिर किन मुद्दों को लेकर जो है आप काम करेंगे? देखिए, मेन तो हमारा पानी का है, पानी आना चाहिए, बड़ी समस्या पानी है। देखो, जल ही जीवन होता है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, पहला तो। दूसरा हमारा रहेगा एजुकेशन सिस्टम को सुधार कर यहाँ बढ़ावा देना, और खासकर बेटियों के लिए। तीसरा मेरा रोजगार का रहेगा। चौथा मेरा स्पोर्ट्स का रहेगा। मेरे क्षेत्र में पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी मेरे मन में बहुत कुछ है, मैंने प्लान बना रखे हैं। तो ये मूलभूत ये सुविधा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया मदन जी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मदन एचरा जी थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, फुलेरा को जाना आज करीब से कि फुलेरा में जो है पानी की एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी बहुत धीरे जो पानी का जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और इनके संघर्ष के बारे में भी बात की है कि आखिर में क्यों इनका बार बार टिकट कटा है। खैर 2028 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और सबसे ज़्यादा तारीफ तो आज अशोक चांदना जी की हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक अशोक चांदना जी का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं रहा होगा जिसमें किसी कार्यकर्ता ने उनकी इतनी तारीफ की है। अशोक जी, आज बहुत तारीफ हो गई है। खैर आपकी देखिए, प्यार होता है किसी कार्यकर्ता का अपने नेता के प्रति कि वो उन्हें जो है हर तरीके से तवज्जो देने की कोशिश कर रहा है। खैर 2028 की जो है प्रिपरेशन इन्होंने शुरू कर दी है। पानी के साथ रोजगार, और रोजगार के साथ स्पोर्ट्स को इन्होंने महत्व दिया है कि ये सारी चीजें होना एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे किसी एक और जो है खास शख्सियत के साथ खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।